हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, हम आप सबके सामने एक कहानी लेकर आए हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम कहानी स्टार्ट करते हैं। ननद अपनी ससुराल में लड़ झगड़ कर पीहर आई तो भाभी ने ननद को सिखाया ऐसा सबक कि ननद के होश ठिकाने आ गए। हाँ बेटी रूही, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ माँ। अच्छा बेटी, इस बार रक्षाबंधन पर यहाँ आओगी तो एक सप्ताह की तैयारी करके आना। कितने दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए, देखने को तरस गई हूँ अपनी बेटी को, रूही की माँ रेखा जी ने कहा। रूही बोली, लेकिन माँ, भाभी भी तो अपने मायके जा रही होंगी ना राखी बांधने। अरे नहीं बेटा, वो तो राखी पर मायके जाने को कह रही थी, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया। अब तू तो जानती है मेरे घुटने ज़्यादा काम नहीं करते, घर का सारा काम कौन करेगा, मुझसे तो नहीं होता। हाँ माँ, यह बात तो है। अब इस उम्र में आप कहाँ इतना काम कर पाएंगी। रूही अपने कमरे में बैठी हुई अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी रूही के कानों में एक कड़कती हुई आवाज़ आई, रूही कहाँ हो तुम? क्या हुआ बेटी, किसकी आवाज़ है? माँ, मुझे लगता है आज राजीव ऑफिस से जल्दी आ गए हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कहते हुए रूही ने फ़ोन रख दिया। रूही, तुम्हें मालूम है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी घर का काम करने की बजाय तुम यहाँ कमरे में बैठी हो। उधर माँ अकेले सारे कपड़े धो रही हैं। कुछ तो शर्म करो और सोचो, ख्याल किया करो। माँ ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं और अब उनकी उम्र भी हो चली। अरे तो क्या हुआ, सारा दिन मैं भी तो काम करती हूँ, थक गई थी तो थोड़ी देर के लिए बैठ गई, रूही ने मुँह बनाते हुए कहा। अच्छा, एक कप चाय बना दो, आज बहुत सिर दर्द हो रहा है, राजीव ने कहा। तो रूही चाय बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। करीब 1 वर्ष पहले कमला जी रूही को अपने बड़े बेटे राजीव की पत्नी और अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। छोटा बेटा सुमित अभी कुंवारा था। राजीव के सामने तो रूही काम करने का दिखावा किया करती थी और उसके ऑफिस जाने के बाद अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने बैठ जाती थी। घर में बर्तन और साफ सफाई के लिए काम वाली लगी हुई थी, परंतु इसके अतिरिक्त घर का बाकी सारा काम कमला जी को ही करना पड़ता। जब भी कमला जी उसे काम में मदद करने के लिए आवाज़ लगाती तो रूही कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। अभी बचपना है, ये सोचकर कमला जी भी शुरू शुरू में उससे ज़्यादा काम करने को नहीं कहती थी, लेकिन शादी के 1 वर्ष बाद भी रूही ने किसी काम में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो कमला जी ने उसे समझाना चाहा। देखो बेटा, अब अपने मायके से ध्यान हटाकर ससुराल की जिम्मेदारियों को समझो। इतना इतना कहने की देर थी कि रूही ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। इस बात को लेकर राजीव और रूही के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। उसके बाद कमला जी ने रूही को कुछ न कहना ही बेहतर समझा। रूही दिन भर फ़ोन पर कभी अपनी माँ से तो कभी अपनी सहेलियों से बात करती, अपनी मर्जी मुताबिक रहती, बस अपने पति राजीव के घर लौटने के समय रसोई घर में जाकर थोड़ा बहुत काम करने का दिखावा करने लगती। आज राजीव जल्दी आ गया तो अपनी माँ को इस तरह काम करते देख वह रूही पर बड़ा कुटा। रूही अपने पति राजीव के लिए रसोई घर में चाय बनाने गई, तभी अचानक आंगन से उसकी सासू माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई। क्या हुआ माँ? राजीव दौड़ता हुआ आया तो देखा कि उसकी माँ
कमला जी फर्श पर फिसलकर गिर गई थी। उनसे उठा नहीं जा रहा था। राजीव ने रूही को आवाज़ दी और कमला जी को सहारा देते हुए कमरे में ले गया। कमला जी को पैर में बहुत दर्द हो रहा था तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। भगवान का शुक्र है कि हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं आया, लेकिन पैर में मोच आई है, जिस कारण उन्हें इतना दर्द हो रहा था कि अभी आपकी माताजी को कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत है, डॉक्टर ने बताया। वो राजीव की सांस में सांस आई। वे लोग काफ़ी परेशान और भावुक हो चुके थे माँ को लेकर। कमला जी को घर ले आए। रूही डॉक्टर ने मौके एक सप्ताह बिस्तर से उठने को भी मना किया था, इसलिए तुम्हें माँ के खास ख्याल रखना है। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। राजीव ने रूही को हिदायत दी तो रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। आज इस बात को 3 दिन बीत चुके थे। क्या बताऊं माँ, जब से मेरी सास बिस्तर पर पड़ी है मेरे तो सर पर मुसीबत पड़ गई है। सारा दिन काम करते करते बुरी तरह थक जाती हूँ। पूरे 3 दिन हो गए हैं, ना जाने कब उठने का नाम लेगी बिस्तर से। रूही ने अपनी माँ रेखा जी से फ़ोन पर कहा तो वह बोली, बेटा मुझे तो लगता है तेरी सास को कोई चोट वोट नहीं लगी है, यूँ ही नाटक किए बिस्तर पर पड़ी है। तुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बैठे बैठे उन्हें यूँ ही खिलाती रहेगी तो फिर तो तेरी सास बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं लेगी। हाँ माँ, ये बात तो आप सही कह रही हैं। मैंने तो आज किटी पार्टी में जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया। अब सोचती हूँ कि चली जाऊँ, पीछे सासू माँ अपने आप देख लेंगी। ठीक है माँ, अब फ़ोन रखती हूँ, पार्टी से आने के बाद करूँगी। घर का काम छोड़कर रूही शाम के समय पार्टी में चली गई। उसे लगता था कि राजीव को आने में अभी बहुत वक्त है, लेकिन उसे याद नहीं रहा कि 3 दिन बीत गए हैं और राजीव बमक गया था। डॉक्टर ने कमला जी को फिर से दिखाने को कहा था। माँ को अस्पताल ले जाने के लिए राजीव जब घर पर आया तो देखा उसकी माँ धीमे कदमों से चलकर रसोई घर में जा रही थी। ये क्या माँ, कोई काम था तो रूही को कह देती। नहीं बेटा, बस गला सूख रहा था इसलिए पानी पीने के लिए उठी थी, कमला जी ने कहा। तभी गेट खुलने की आवाज़ आई। कंधे पर पर्स लटकाकर हाई हील से टक टक की आवाज़ करती रूही घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने राजीव को खड़ा देखकर उसकी हवाइयाँ उड़ गईं। रूही, ये तुम कहाँ से आ रही हो? राजीव ने पूछा तो रूही सकपकाते हुए बोली, वो मैं किटी पार्टी में। उसके इतना कहने की देर थी कि राजीव गुस्से से उबल पड़ा। क्या माँ को इस हालत में छोड़कर तुम किटी पार्टी को चली गई तो क्या हुआ? मेरी अपनी भी तो कोई ज़िंदगी है। रूही की यह बात सुनकर राजीव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को काबू में रखते हुए राजीव अपनी माँ के कमरे में जाने लगा। तभी राजीव को छोटा भाई सुमित ऑफिस से घर लौटा और बोला, भाभी बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से खाना खा लो। तभी रूही बेशर्मों से बोली, या हुक्म किसी और को दो, समझे, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तुम लोगों की सेवा में लगी रहूँ। यह बातें सुनकर रूही का देवर सुमित हक्का बक्का रह गया। वही कमरे में जाते राजीव के कानों में ये बात पड़ी तो उसका खून खौल उठा। वो उसी समय रूही के पास आया और खींच कर 2 तमाचे उसके मुंह पर जड़ दिए। बदतमीजी,
मेरी चुप्पी का यह मतलब नहीं है कि जो मुंह में आए तुम वो बोलती जाओ। ये क्या कह रही हो भैया? सुमित ने अपने भाई राजीव का हाथ पकड़ते हुए कहा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, तुम्हारी तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। जेल की सलाखों के पीछे ना भिजवाया तो मेरा नाम भी रूही नहीं। आंखों में आंसू लिए रूही बोली और पैर पटकते हुए कमरे में चली गई और अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। इधर कमला जी ने राजीव से कहा, बेटा रोक ले बहू को, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसे जो करना है करने दो। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है, हमें जाना है। कहते हुए राजीव ने कमला जी को सहारा दिया, गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गया। इधर रेखा जी के पास रूही का फ़ोन आया तो वो बोली, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, तू जल्दी से फ़ोन रख और अपना बैग तैयार कर, मैं अभी तुझे लेने के लिए वहाँ पहुँच रही हूँ। गौरी बहू, मैं रूही को लेने जा रही हूँ। समझते क्या हैं वो लोग अपने आप को। तो बहू, तो ऐसा कहकर रेखा जी घर से बाहर निकल गई। थोड़ी देर में रेखा जी के पति मोहन जी अपने बेटे अजय के साथ दुकान से घर वापस आए तो यहाँ वहाँ देखते हैं हुए गौरी से बोले, बहू रेखा कहीं नज़र नहीं आ रही है, कहीं गई है क्या? जी बाबूजी, माँ जी रूही को लेने गई हैं। ये सुनकर मोहन जी बोले, रूही को लेने गई हैं? अच्छा, रक्षाबंधन आ रहा है इसलिए लेने गई होगी। नहीं बाबूजी, रूही का फ़ोन आया था, शायद उनके घर में फिर से लड़ाई झगड़ा हो गया। ये सुनकर मोहन जी और अजय दोनों चिंता में पड़ गए। फिर अजय बोला, लेकिन इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी? कम से कम ये तो पता करना चाहिए था कि गलती किसकी है। मोहन जी ने कहा, लेकिन बेटा अपनी बेटी को परेशानी में रहा भी तो नहीं जाता। कुछ दिन यहाँ रह लेगी तो मामला शांत हो जाएगा। ऐसा कहकर वो हाथ मुंह धोने चले गए। फिर अजय बोला, माँ भी हद करती हैं, उन लोगों के बीच की लड़ाई हुई नहीं कि माँ तो जैसे तैयार बैठी थी रूही को घर लाने के लिए, और अब सारी बातें सुनेंगी तो गलती रूही की निकल कर आएगी। या तो है माँ जी को उसकी गलती नज़र ही नहीं आती। चलो छोड़ो, आप ज़्यादा चिंता मत करो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। कहकर गौरी रसोई घर में खाना लेने के लिए चली गई। फिर पकाने चली गई। करीब 2 घंटे के बाद रेखा जी अपनी बेटी रूही को लेकर घर पहुंची। उस समय मोहन जी बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ और आप चैन की नींद सो रहे हैं, रेखा जी गुस्से से बोली तो मोहन जी की नींद खुल गई। अरे रूही बेटी, तुम आ गई, आओ बैठो। लेकिन रेखा, तुम लोगों को आने में इतनी देर कैसे हो गई? मोहन जी ने पूछा तो रेखा जी बोली, एक ज़रूरी काम और निपटाना था, बस वही करने में समय लग गया। ज़रूरी काम? ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था? मोहन जी ने पूछा तो रूही बात पलटते हुए बोली, बाबूजी आपको तो अपनी बेटी की चिंता ही नहीं है। ये तो मेरी माँ है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। फिर रेखा जी बोली, बेटी मेरे रहते तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको तो मैं ऐसा सबक ज़रूर ज़रूरी काम और निपटाना था, बस वही काम करने में समय लग गया। ज़रूरी काम? ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था? मोहन जी ने पूछा तो रूही बात पलटते हुए बोली, बाबूजी आपको तो क्या ही बताएं, ये तो मेरी माँ है जो इतना मेरे बारे में सोचती है और समझती है। उनको तो मैं ऐसा ज़िंदगी भर याद रखूँगी क्योंकि वो मेरी माँ है।
कोई काम करने का दिल करे तो करना, नहीं नहीं तो मत करना। कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। देखो तो मेरी फूल सी बच्ची कितनी कमज़ोर हो गई है। फिर मोहन जी बोले, अरे हमने अपनी बेटी की शादी की है, बेचा नहीं है अपनी बेटी को। 2 रोटी हमें क्यों भारी लगेगी। हाँ बेटी, तू यहीं बैठ, मैं तेरी भाभी को चाय नाश्ता लेकर आने को कहता हूँ, रेखा जी ने कहा। रूही बोली, माँ मैं भी अंदर आ रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी। मोहन जी की बुजुर्ग अम्मा आंगन में कोने में बिछिया कुर्सी पर बैठे हुए देख रही थी। रेखा जी और रूही के अंदर जाने के बाद उन्होंने मोहन जी को अपने पास बुलाया और बोली, देख मोहन, ये जो कुछ हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है। बेटी को इतनी सह देना अच्छी बात नहीं है। मैं रेखा बहू को कुछ कहूँगी तो वो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ेगी। इसलिए तू ही उसे समझा। हाँ अम्मा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कहकर मोहन जी कमरे में चले गया। रूही के लिए चाय लेकर अब उसकी भाभी गौरी कमरे में आई तो उसके पास बैठते हुए बोली, रूही ऐसे भी क्या बात हो गई थी। क्या बताऊं भाभी, ऐसी सास तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। ना जाने मेरी पीठ पीछे मेरे पति को क्या पट्टी पढ़ाती है कि वह तो ऑफिस से आते ही मुझ पर भड़क जाते हैं। इसमें मैं क्या ही करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो मेरे साथ मारपीट करने लगते हैं। उन्हें तो सिर्फ मुझ में कमियां ही कमियां नज़र आती हैं। दुख और परेशानी नज़र आती है तो सिर्फ अपनी माँ की। अरे रूही, लेकिन छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं। तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए था। अपने पति को प्यार से समझाती तो वो ज़रूर समझते। अरे भाभी, आपको क्या लगता है कि मैं अपना घर बसाना नहीं चाहती? वही मुझे समझने की तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं? भाभी, अजय भैया तो बहुत अच्छे हैं जो तुमसे प्यार से बात करते हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कोई बात नहीं रूही, तेरे भैया उनसे बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, गौरी ने कहा। तो रूही बोली, भाभी या तो मैं हाँ हूँ जो उन लोगों को बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर ऐसी सास और ऐसा पति तुम्हें मिल जाते तो तुम तो उन्हें 2 दिन में ही झेल पाती। तो गौरी गोली, नहीं रूही, ऐसी बात नहीं है। अपना घर बसाने के लिए अगर थोड़ा सा झुकना भी पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं है। और इतना झुकूं भाभी, अब तुम ही देखो, मेरी माँ तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, और वह मेरी सास है जो मेरे पति को मेरे खिलाफ उकसाती है। दूसरों को समझाना तो बहुत आसान है, जब खुद पर बीतती है तो पता चलता है, रूही ने कहा। तो गौरी चुप रह गई। वह समझ गई थी कि वह रूही को कोई बात समझा नहीं पाएगी, तो फिर तो बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। अच्छा, मैं खाना बनाने जाती हूँ, कहते हुए गौरी वहाँ से उठ गई। अगले दिन रक्षाबंधन को त्यौहार था, इसलिए सुबह जल्दी उठकर गौरी ने रसोई घर में सारे पकवान बनाकर रख दिए। रूही ने अपने भाई अजय को राखी बांधी तो अजय पहले खाना खाकर अपने पिता मोहन जी के साथ दुकान पर निकल गया। फिर गौरी रेखा जी और रूही को खाना देकर रसोई घर में बर्तन साफ करने चली गई तो रेखा जी अपनी बेटी रूही से बोली, देखा बेटी, मैंने कहा था ना, मायके में रहते हुए तुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। सुकून से बैठकर खाना खा और आराम कर। उधर रूही के ससुराल में राजीव के पास फ़ोन आया। हेलो, क्या आप मिस्टर राजीव बोल रहे हैं? मैं पुलिस थाने से बात कर रहा हूँ। आपके खिलाफ एक शिकायत आई है। जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाइए। यह सुनकर राजीव
ही हैरान से ठिकाना न रहा। कमला जी भी परेशान हो गई। राजीव थाने जाकर आया तो कमला जी ने पूछा, पुलिस वालों ने क्या कहा बेटा? राजीव बताया, भरे स्वर में बोला, कहना क्या था, रूही और उसके घर वालों ने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है और ये भी कहा है कि दहेज को लेकर हम लोग आए दिन उसके साथ मारपीट करते हैं। क्या लेकिन माँ, क्या बोलूँ? ऐसा कहकर वो बिल्कुल भावुक हो गया। बेटा, हमने तो कभी दहेज का जिक्र तक नहीं किया, कमला जी ने कहा तो राजीव बोला, हाँ माँ, रूही और उसके घर वाले दहेज के नाम पर हमें झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। बेटा, मैं तो कहती हूँ एक बार चलकर उनसे बात करते हैं, ऐसे ही सुलझ जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है। नहीं ही माँ, मैं उन लोगों के सामने नहीं झुकूंगा, राजीव ने कहा तो उसका भाई सुमित बोला, माँ की बात बिल्कुल सही है भैया, अगर कोर्ट केस में फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज शाम को चलते हैं, आमने सामने बैठकर बात कर लेते हैं। राजीव को ये बात ठीक लगी। उधर रूही के मायके में जब शाम को मोहन जी घर लौटे तो रूही ड्राइंग रूम में बैठी हुई टीवी देख रही थी। अम्मा जी भी वहीं बैठी थी। अपनी बेटी के पास बैठे हुए मोहन जी बोले, बेटी, मैं तो कहता हूँ तुम लोग प्यार से ये मामला सुलझा लो तो ही ज़्यादा अच्छा है। रूही बोली, नहीं बाबूजी, मेरी सासू माँ दिन भर बैठकर आराम करे और मैं कूल्हू में बैल की तरह पीसती रहूं, मुझसे नहीं होगा। मोहन जी बोले, लेकिन बेटी, घर का काम करने में बुरा ही क्या है? तभी रेखा जी वहाँ आ गई और पास रखी कुर्सी पर बैठे हुए बोली, आखिर आप चाहते क्या हैं? हमारी बेटी उस घर नर्क में जाकर घुट घुट कर जीती रहे? यह सुनकर अम्मा से रहा नहीं गया तो वह बोली, अरे रेखा बहू, ये क्या कह रही हो? फिर रेखा तो सिर्फ इतना ही कहा है, मिलजुल कर रहने से बड़ा सुख और कोई नहीं है। अम्मा, ये हमारी बेटी का मामला है, इसलिए आप अपना मुंह बंद ही रखिए। 2 रोटी मिलती है, चुप करके खाओ और राम का नाम जपो, नहीं तो अच्छे नहीं होगा। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। गौरी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने राजीव अपनी माँ के साथ खड़ा था। गौरी ने कमला जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें अंदर लेकर आई। मोहन जी ने उन्हें बैठने को कहा। तभी रेखा जी आंखें दिखाते हुए बोली, बहन जी, अब आपको मेरी बेटी फूटी आंखें नहीं सुहाती तो फिर यहाँ क्या करने आई हैं आप? कमला जी ने विनम्रता से कहा, देखिए बहन जी, आराम से बैठकर बात करते हैं, तभी तो कोई हल निकलेगा। हमें भी तो पता चले कि आखिर हमसे ऐसा क्या कसूर हो गया जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया। यह बात सुनकर रूही तपाक से बोली, अरे नहीं नहीं, कसूर आपका थोड़ी ना है, कसूर तो मेरा है। एक काम करो, अपने बेटे को कहो मुझे तलाक दे दे ताकि आप भी आराम से रहो और मैं भी पीछा छुड़ा लूँ। रूही, ये तुम अपनी सास से किस तरीके से बात कर रही हो? मोहन जी ने कहा। तो रेखा जी बोली, और कैसे बात करें, इन लोगों के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। तो फिर उसकी सास बोली, के साथ हमारी बेटी को इतना परेशान करके रेखा तो क्या उनकी आरती उतारूंगी हम। तभी राजीव अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, माँ जी, किसने किसको परेशान कर रखा है ये तो हम सब जानते हैं। ऊपर से आप लोगों ने ही हमारे खिलाफ दहेज की झूठी शिकायत दर्ज करा दी। ये बात सुनकर मोहन जी की हैरानी से ठिकाना न रहा। उधर गौरी और अजय भी हक्के बक्के रह गए। किसी को इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। लेकिन हम तो कोई शिकायत नहीं
की और मोहन जी ने कहा तो रेखा जी बोली, शिकायत मैंने की है, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की। तभी गौरी सबके सामने चाय बनाकर ले आई तो कमला जी ने कहा, भाई साहब, बहू तो आपके घर भी है, क्या वह अपने ससुराल की जिम्मेदारियां नहीं संभाल? अगर हम अपनी बहू से यही अपेक्षा रखते हैं तो इसमें गलत क्या है? इस पर जो बातें उसने हमें सुनाई उसे हम तो क्या कोई भी सहन नहीं करेगा। रेखा जी ने कहा, अरे मैंने तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखा हुआ है, लेकिन आपने तो कभी रूही को अपनी बेटी ही समझा ही नहीं। कमला जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है बहन जी, सारी गलती मेरी है। अब आप बच्चों का घर बस जाने दीजिए, हमारी बहू को हमारे साथ भेज दीजिए। बहन जी, चाहते तो हम भी यही थे कि हमारी बेटी अपने ससुराल में रहे और उसका घर बसा रहे, परंतु आप हंसी खुशी रहे। अभी मोहन जी बोल ही रहे थे कि रेखा जी उनकी बात काटते हुए बोली, अरे लेकिन आप बसने कहाँ देती हैं? मेरी बेटी को आपके कहने पर ही राजीव उसे हर रोज़ मारता पीटता है। तो कमला जी ने कहा, मेरे बेटे ने रूही पर सिर्फ एक बार हाथ उठाया है, और वह भी तब जब उसने उससे बदतमीज़ी की, सारी हदें पार कर दी थी। लेकिन ना हो तो पूछ लीजिए अपनी बेटी से। तभी मोहन जी बोले, रेखा तू तो मैं तो सभी घरों में होती है। रूही को उसके ससुराल वाले लेने आए हैं तो उसे उनके साथ भेजना ही ठीक रहेगा। हाँ माँ, बेटी का घर बसाने में ही समझदारी है, गौरी ने कहा। तो रेखा जी बोली, अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करके एक गलती तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब उसे दोबारा उस घर में भेजकर मैं दूसरी गलती नहीं करूँगी। और बहन जी, आप जिस मुंह से ये जी बोली अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करके एक गलती कर चुके हैं, तो लेकिन अब उसे दोबारा नहीं करूँगी, ये कैसे आपने बोला बहन जी? तो गौरी की माँ बोली, मुंह से यह बात आई तो उसे मुंह से वापस चली जाए। मैं अपनी बेटी आपके साथ हरगिज़ नहीं भेजूंगी। अजय ने भी अपनी माँ को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन ना तो रेखा जी मानी और ना ही मानी। उसी मुंह से वापस चली जाओ, ऐसा कहा, चली जाओ, मैं अपनी बेटी आपके साथ हरगिज़ नहीं भेजूंगी। अजय ने भी बहुत समझाया, नहीं माँ, ऐसा मत करो, बेटी का घर मत बिगड़ने दो। यह सब सुनकर राजीव बोला, बस माँ, अब यहाँ से खड़े रहकर हम लोग अपनी और बेइज्जती नहीं करवाएंगे। अभी के अभी यहाँ से चलो। जाते जाते कमला जी ने मोहन जी से कहा, भाई साहब, मैं तो यह सोचकर आई थी कि अब आप ही इस बात को कोई हल निकालेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई आपकी सुनने को तैयार ही नहीं है, तो हमारी क्या सुनेंगे? हो सके तो पुलिस में ही दी गई झूठी शिकायत वापस ले लीजिएगा। अच्छा, चलते हैं। अरे नहीं बहन जी, बैठकर बात करते हैं, मोहन जी ने कहा। लेकिन राजीव कमला जी को लेकर वापस चला गया। फिर मोहन जी अपनी पत्नी से बोले, थाने में जो शिकायत की है तुमने, उसे अभी के अभी जाकर वापस लो। अरे मुझे जो करना है मैं देख लूँगी, आप अपना काम करो। रेखा, मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी बेटी का घर बसने दोगी। वो लोग तो रूही को ले जाने के लिए आए थे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण बनी बात बिगड़ गई। तभी अजय रूही से बोला, रूही, एक बात सच सच बताना, क्या राजीव तुझे दहेज के लिए मारता पीटता है? क्यों भाई, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? रूही ने कहा। तो रेखा जी ने उसे बोलते हुए डांटते हुए कहा कि तू मेरी बेटी को इन सब बातों के लिए घर में बड़े बैठे हैं, तुझे इससे
पंचायती करने की ज़रूरत नहीं है। माँ, घर के बड़े अगर संभाल सकते तो बात को संभाल लेते और रूही को उसके ससुराल वालों के साथ भेज देते। फिर रूही बोली, बाबूजी, आप सब लोग मिलकर मुझे फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा देते? आपकी भी परेशानी दूर हो जाएगी और मेरी ससुराल वालों की भी। सब ने मिलकर बस मुझे भेजने की रट लगाई हुई है। एक माँ है जो मुझे समझती है। तो गौरी ने कहा, रूही, हम तुम्हारे घर के लोग हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम खुद ही सोचो। हमेशा के लिए मायके में तो नहीं रहा जा सकता है। अरे भाभी, आपको अच्छा घर मिल गया तो तभी आपके मुंह में जबान आ गई है, रूही ने कहा। तो रेखा जी गुस्से से बोली, बहू, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। मैं सब जानती हूँ, तुम जाकर रसोई का काम करो। गौरी रसोई घर में चली गई और अजय और मोहन जी भी अपने किसी काम से बाहर चले गए। तो रेखा जी बोली, बेटी, मेरी एक बात सुन ले। मेरे रहते हुए तेरी भाभी तुझे कुछ कहने से रही, और अगर घर में किसी ने भी तुझे कुछ कहा तो उसे तो मैं अच्छी तरह समझा दूंगी। रूही आंखों में आंसू लिए बोली, माँ, इस घर का कोई भी सदस्य मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है। सिर्फ आप हैं जो मेरे दुख और तकलीफ को समझती हैं। तो रेखा जी ने कहा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आराम से रह। मैं तेरी भाभी को देसी घी का हलवा बनाने को कहती हूँ, आराम से बैठकर खाएगी। हाँ माँ, सब लोगों की बातें सुन सुनकर मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया है। तुम जल्दी से हलवा बनाकर ले आओ। कहते हुए रूही सोफे पर लेट गई। एक सप्ताह बीत चुका था। रूही की भाभी गौरी अपने एक कमरे में बैठी थी। तभी अजय कमरे में आया और बोला, समझ नहीं आता कैसे सुलझेगी ये समस्या। गौरी बोली, मैं तो कहती हूँ कि रूही को जितनी जल्दी उसके घर भेज दो उतना ही अच्छा होगा। अरे गौरी, चाहता तो मैं भी यही हूँ वो समय से अपने घर चली जाए। आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों में भी जब यह बात चलेगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी, अजय ने कहा। तो गौरी बोली, लेकिन माँ जी को क्या ये बात समझ में नहीं आती? उस दिन जब रूही के ससुराल वाले घर आए थे तो उनकी बातें सुनकर भी रूही की गलती नज़र आ रही थी। अरे गौरी, गलती तो सारी रूही की ही है। शादी से पहले पूरे 22 साल वो इस घर में रही है। क्या मैं उसके स्वभाव को नहीं जानता? फिर गौरी बोली, फिर भी माँ जी तो हमेशा उसी की ही तरफदारी करती हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे घर में ही झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आपको इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना होगा। खाना खाती हूँ तो थाली सरका देती है, पानी का गिलास तक खुद भरकर नहीं पीती। माँ मुझे ऑर्डर करती हैं और मैं उसे पानी लाकर देती हूँ। अब घर में सदस्य बढ़ेंगे तो क्या काम नहीं बढ़ेगा? सारा दिन घर का काम करते करते मैं भी थक जाती हूँ। अब मैं अगर उसे घर की साफ सफाई में मदद करने को कहती हूँ तो वो मना कर देती है। रोटी या सब्ज़ी बनाने को कहती हूँ तो भी वो मना कर देती है, और ऊपर से कहती है, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, ये सब तुम्हारी ड्यूटी है तो तुम ही करो। अरे गौरी, इसी बात का तो रोना है। उससे कोई काम तो किया नहीं जाता। ये तो उसे माँ ने सिर पर चढ़ा रखा है, नहीं तो अब तक मैं ही उसकी अकल ठिकाने लगा देता। देखिए जी, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, नहीं तो दुनिया तमाशा देखेगी। तो वो छोटी मोटी बातों पर करने लगती है। माँ, भाभी ने मेरी पसंद की सब्ज़ी नहीं बनाई, ये तो चाहती ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूं। बताओ मैं क्या करूं? मेरी जगह अगर
कोई और होती तो अब तक इस घर में कलेश खड़ा कर देती। मैं तो फिर से चुप हूँ। अरे गौरी, वो तो मैं भी जानता हूँ। फिर गौरी ने कहा, अगर यह बात मैं उससे कहूँगी तो उल्टा ये जवाब देगी कि वो मेरी माँ इतनी अच्छी हैं जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं और मेरे बारे में इतना सोचती हैं। लेकिन ये बात उसे समझ में ही नहीं आती। अच्छा भी अच्छा के साथ ही बना जाता है। मैं तो शर्म लिहाज के कारण चुप हूँ ताकि झगड़ा और ना बढ़े। नहीं गौरी, तुम तो कुछ मत ही बोलना, नहीं तो माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अरे अभी तो कहती हूँ कि आप उसे प्यार से समझा दो ताकि वो शांति से अपने घर चली जाए। ठीक है, मैं रूही से बात करता हूँ। तुम अपना काम निपटा लो। कहते हुए अजय अपने कमरे से बाहर आया तो देखा रूही अकेले बैठी अपने मोबाइल में व्यस्त थी। उसके पास बैठते हुए अजय बोला, रूही, आगे का क्या सोचा है तुमने? रूही गुस्से से बोली, भाई मैं अपने घर चली जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं बैठूंगी, लेकिन एक शर्त पर जाऊंगी। शर्त? कैसी शर्त? राजीव ने हैरानी से पूछा। रूही बोली, मैं अपने पति राजीव के साथ अलग रहना चाहती हूँ। तो अजय ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, घर में कल मिलाकर तुम 4 लोग हो और उसमें भी तुम्हें बंटवारा चाहिए। क्यों भाई? 4 लोगों का क्या काम होता है? एक मेरी सास है जो हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती है और दूसरे वो देवर जिसकी शादी करने का भी कोई नाम नहीं ले रहा है। उसकी शादी हो तो मेरा भी कुछ काम हो जाए। अरे रूही, वो चिंता उन लोगों की है, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि तुम्हें इस चीज़ को समझना चाहिए और वो लोगों का देखभाल करना चाहिए। बंटवारे करने की बात मैं तो नहीं करूँगा। तो ठीक है, अगर बंटवारा नहीं होगा तो मैं भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझसे इतना काम नहीं होता। उसी समय रेखा जी वहाँ आई और बैठते हुए बोली, क्या बात हो रही है भाई बहन में? तो रूही बोली, बात क्या होगी, मुझे कहते हैं कि अपने ससुराल वापस चली जा। हे भगवान, जिसे देखो इसे भेजने की रट लगाए बैठा है। अगर अपने मायके आकर बैठी है तो ऐसा भी क्या गुनाह हो गया उससे? मेरी बेटी तुम्हें अच्छी नहीं लगती ये क्या? रेखा जी ने कहा। तो अजय बोला, माँ अभी तो तुम उसे सह दे रही हो, लेकिन बाद में तुम ही पछताओगी। माँ, मैं तो एक काम करती हूँ, मैं चुपचाप अपने ससुराल चली जाती हूँ। मुझे परेशान करेंगे तो मैं सहन कर लूँगी। अगर सहन ना हुआ तो कहीं जाकर मर जाऊँगी। कम से कम इन लोगों को तो शांति मिल जाएगी ना। रूही ने कहा। तो अजय बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उन लोगों को, कोई तुझे कुछ नहीं कहता अगर तू अपनी ज़ुबान कम चलाए और घर की जिम्मेदारियां संभाल ले। तो देख लिया माँ, मेरे मायके वाले ही मेरे दुश्मन हुए बैठे हैं। मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए रूही बोली। तो रेखा जी ने कहा, जिसको तेरे यहाँ रहने से परेशानी हो वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूँगी। और तो क्यों परेशान हो रही है? तो फिर रूही बोली, माँ, अजय तो दिन रात उठते बैठते, क्या तुझे एक ही काम है? अभी उसके माँ बाप जिंदा हैं, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं तो उसका भला चाहता था, अगर कोई समझने को तैयार ही नहीं है तो फिर करो जो करना, जो मर्जी आए, मैं आगे से कुछ नहीं बोलूँगा। कहकर अजय वहाँ से उठ गया। गौरी जी वहीं पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। फिर रेखा जी बोली, एक ही घर के लोग हैं और दूसरा हमारी पड़ोसी ने जो मुझसे पूछती है, रेखा बेटी घर कब जाएगी? ससुराल वाले इतने इतने दिन बेटी को कैसे भेज देते हैं? फिर रूही बोली, मुझे तो समझ नहीं आता, यहाँ आई हूँ इन लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है।
तभी उसकी भाभी गौरी वहाँ से आई और बोली, रूही, ये समाज है और समाज के लोग तो ऐसे सवाल उठाएंगे ही, इसलिए अपना घर बसाने में ही समझदारी है। बस माँ, अब तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैं चाहे मरूं या जीऊं, लेकिन अब यहाँ तो नहीं रहूँगी। क्यों चली जाएगी? हम दोनों माँ बेटी यहाँ यहाँ साथ में रहेंगे। जिसे जो बोलना है वो बोलता रहे, पर माँ आपके बेटा बहू मुझे जीने भी तो नहीं देते हैं। बेटी, तुझे कोई एक बात कहे तो उसे चार सुना। तुझे यहाँ देख दब कर रहने की ज़रूरत नहीं है। अरे माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे खून में ही नहीं है। अगर दब कर रहना होता तो मैं वहीं पर दब लेती होता, तो अपने ससुराल में ही न रह जाती। चलो माँ, अंदर चलो, टीवी देखते हैं। कहते हुए रूही वहाँ से उठकर चली गई और पीछे रेखा जी भी। अम्मा जी वहीं आंगन में बैठी सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने गौरी को इशारे से अपने पास बुलाया और बोला, बहू, ऐसे तो ये माँ बेटी किसी के काबू में नहीं आएंगी, लेकिन दादी मैं क्या करूँ? माँ और रूही तो समझने से भी नहीं समझते। बहू, पुरानी कहावत है ना, लोगों के भूत बातों से नहीं मानते, ये वही लातों के भूत हैं। आगे तो खुद ही समझ यार। अपनी दादी सास का इशारा गौरी अच्छी तरह समझ चुकी थी, तो बोली, आप ठीक कह रही हैं दादी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोचते हुए गौरी रसोई घर में खाना बनाने चली गई। तभी उसे रूही के मोबाइल की बेल बजने की आवाज़ आई। गौरी ने बाहर जाकर देखा तो रूही फ़ोन पर बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी? ही शेरनी की तरह गुर्रा रही थी। आप लोगों में कुछ शर्म बाकी है या नहीं? कितनी बार मैंने कहा मैं उस घर में वापस नहीं आऊँगी। क्या आपको समझ नहीं आती? तो दूसरी ओर कमला जी की आवाज़ आई, रूही बेटी, आगे से इस घर में तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। राजीव भी तुमसे कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। सारे गिले शिकवे भूलकर वापस आ जाओ। सारा घर का काम भी मैं देख लिया करूँगी। पर इस बात को रूही के साथ हाथ से फ़ोन लेते हुए रेखा जी बोली, बहन जी, अगर आप चाहती हैं कि मेरी बेटी वह वापस आ जाए तो हमारी एक शर्त है। अगर राजीव मेरी बेटी के साथ अलग घर में रहे तो मैं अपनी बेटी को वापस भेजने को तैयार हूँ। आपसे और आपके छोटे बेटे से उसका कोई सरोकार नहीं होगा। या कह रही थी बहन ये क्या कह रही है बहन जी? मैं भला अपने बेटे से अलग कैसे रह सकती हूँ? तो ठीक है, फिर रिश्ता तोड़ देने में ही भलाई है। रखो अपने बेटे का अपनी गोद में बिठाकर। हुए रेखा जी ने फ़ोन पटक दिया। रसोई घर में खड़ी गौरी ये सारी बातें सुन रही थी। मन ही मन बोली, ये दोनों समझती हैं कि यही शेर हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि कोई सवा शेर भी हो सकता है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। थोड़ी देर बाद रेखा जी और रूही शॉपिंग करने के लिए बाज़ार आई और करीब 2 घंटे बाद जब वह घर वापस आई तो उस समय गौरी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी रूही गुस्से से उबलती हुई उसके पास आई और बोली, क्यों महारानी, अपना अपना खाना बनाकर खा भी लिया और हम लोगों को बनाया भी नहीं। बाकी सब लोगों के कपड़े भी धो दिए, मेरे कपड़े वहीं पड़े मेले पड़े हैं। हाँ, तो मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। अब से अपना काम खुद कर लिया करो, गौरी ने आंखें तैरते हुए कहा। तभी माँ जी एकदम आँख बबूला हो गई और कहती हैं, उसके तेवर देखकर रूही हैरान रह गई और फिर बोली, लो, इसमें नौकर वाली कौन सी बात हो गई है? घर का काम तो वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। रूही गुस्से से बोली। तो गौरी ने कहा, क्यों, क्या तुम
मुझे यह काम करने की तनख्वाह देती हो? तनख्वाह किस बात की? घर की बहू हो, काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो क्या तुम किसी के घर की बहू नहीं हो? अपनी जिम्मेदारी से भागकर तुम क्यों यहाँ आकर बैठ गई? अब से तुम अपना काम खुद करोगी। मुझ पर रौब जमाने की ज़रूरत नहीं है। अब अपनी ज़ुबान पर ताला लगाकर अपना काम करना शुरू कर दो। क्या हो रहा है ये सब? और गौरी बहू, तुम अपनी ननद से ये किस तरीके से बात कर रही हो? माँ जी, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे करनी चाहिए। अब रूही इस घर में रहेगी तो उसे अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरी बेटी घर का काम करेगी और घर की बहू दिन रात आराम फरमाएगी। अरे नहीं माँ जी, मैं भी काम करूँगी, लेकिन सिर्फ अपना और अपने परिवार का, घर में आने वाले मेहमानों का नहीं। अपने भाभी के मुंह से ये बात सुनकर रूही के खून खौल उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? ये घर तुमसे पहले मेरा है। जी नहीं, तुम्हारा घर तो वो है जिसे तुम छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हो। तो रूही बिल्कुल आग बबूला होकर भमकती हुई अपनी माँ से अपनी बहू को कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है। 2-4 थप्पड़ लगाकर इसकी अकल ठिकाने क्यों नहीं लगा देती? रूही ने कहा। अच्छा, हाथ उठाना है तो दूर हाथ लगा कर भी देखो। अभी के अभी 100 नंबर पर फ़ोन करती हूँ और शिकायत करूँगी कि मेरी सासू माँ और ननद दहेज के लिए मेरे साथ मारपीट करते हैं। फिर पता चलेगा किसकी अकल ठिकाने आती है। उसी समय मोहन जी और अजय भी घर पहुँच गए। लड़ाई सुनकर जैसे ही मोहन जी कमरे के अंदर जाने लगे, तभी अजय ने उन्हें रोक दिया। बेटा, अंदर जाकर मामला सुलझाना पड़ेगा, नहीं तो घर में नाश हो जाएगा। अरे पिताजी, घर का नाश तो पहले ही हो रखा है, अब सुधारने का समय है। आप बस यहीं खड़े हो रहकर देखते जाइए। फिर रेखा जी बोली, क्या हमने कब मांगा तुमसे दहेज? तुम हमारे खिलाफ झूठी कंप्लेन दर्ज कराओगी? हाँ, तो क्यों नहीं? आखिर ये सब कुछ मैंने आपसे ही तो सीखा है। यह बात सुनते ही रेखा जी अपने बातों में मिश्रित खोलते हुए बोली, अरे बहू, घर में यूं छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, उन्हें आपस में बैठकर सुलझा ले तो वही अच्छा है। अच्छा माँ जी, ये ज्ञान की बातें तब कहाँ गई थी जब रूही के ससुराल वाले उसे ले जाने के लिए आए थे? गौरी का जवाब सुनकर रेखा जी और रूही स्तब्ध रह गई और अचंभव होकर स्तब्ध खड़ी रह गई। चलो अब दोनों जल्दी से घर के काम में लग जाओ। बहू आराम कर लिया माँ बेटी ने कहते हुए गौरी कमरे से बाहर चली गई और उसी समय मोहन जी और अजय अंदर आ गए। चल बेटी रूही, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, रेखा जी बोली तो रूही ने कहा, माँ अपना काम आप देखो, मैं तो अपने घर वापस जा रही हूँ। बाबूजी, आप अपने दामाद को फ़ोन लगा दीजिए कि वो आकर मुझे ले जाएं। हाँ बेटी, ये सही कह रही है, तो तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं अभी राजीव को आने के लिए कहता हूँ। कहते हुए मोहन जी ने राजीव को फ़ोन लगाया तो दूसरी ओर से जो बातें उन्हें सुनने को मिली, उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा। फ़ोन रखते हुए वो बोले, रेखा एक बात तो बताओ, क्या कल कमला जी का फ़ोन आया था? हाँ, फ़ोन तो आया था, रूही को वापस आने के लिए कह रही थी। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? मोहन जी ने गुस्से से पूछा। तो रेखा जी कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी मोहन जी ने अपनी पत्नी के मुंह पर एक जोरदार रसीद कर दिया और बोला, तुम माँ हो या दुश्मन जो अपनी बेटी का घर बसने ही नहीं देना चाहती हो? हमारे घर से बेइज्जत
होकर जाने के बावजूद उन्होंने फिर से फ़ोन किया और उसके सामने तुमने एक नई शर्त रख दी कि तुम अपने बेटे को लेकर अलग हो जाओ और मेरी बेटी राजीव के साथ रहेगी। तो पहले घर का बंटवारा करो, फिर हमारी बेटी वापस आएगी। उसी समय रूही बोली, अरे बाबूजी, मैं जा तो रही हूँ ना, फिर माँ का कसूर क्यों निकाल रहे हो? तभी एक और झंझोरदार थप्पड़ रूही को एक गाल पर पड़ा। यह देखते हुए अम्मा जी बोली, मोहन, अगर यह थप्पड़ तूने पहले लगाया होता तो आज घर उजड़ने की नौबत ही नहीं आती। फिर गुस्से से उबलते मोहन जी बोले, बदतमीज़, अब राजीव तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अपने बेटे राजीव की चिंता में कमला जी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो आईसीयू में भर्ती हैं। यह सुनते ही रूही की आंखें खुली रह गई। फिर मोहन जी बोले, अगर कमला जी को कुछ हो गया तो उनकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी और उसके बाद राजीव तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। रूही रोते हुए बोली, बाबूजी, मैं अभी के अभी अपने ससुराल वापस जा रही हूँ, चाहे मुझे उनके आगे हाथ जोड़ने पड़े और पैर पड़ने पड़े, चाहे लाख माफ़ी ही क्यों ना मांगनी पड़े, पर मैं अपने गृहस्थी उजड़ने नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए रूही ने अपने बैग उठाया और अपने ससुराल चल गई। तो इस कहानी से आपको चली गई। तो फिर वहाँ राजीव जी पहुँचे और बोले, ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अगर हमारी